हो गया स्टार्ट? ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करें तब। तैयार है आप लोग क्लास करने के लिए? चलिए चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए ठीक है, आवाज़ तो मिल ही रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से सब कंफर्टेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपसे 10 मिनट बात करने के लिए चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। बात कर सकता हूँ? चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं इस 10 मिनट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए चाहूँगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में आप ये मत सोचिए कि मैं कोई आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? क्योंकि मैंने तो आपको कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर मैं अभी क्या पूछ सकता हूँ? कुछ पूछ सकता हूँ नहीं, है ना? बस यूं ही ऐसी बस मैं सिर्फ आपसे कुछ बात करूंगा, है ना, जिसमें से मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है ना, कि वाई डू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्यों सीखना चाहते हैं? कोई तो रीज़न होना चाहिए, है ना? देखिए, कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, है ना? अगर उस काम के बारे में अगर अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कतें होगी। सपोज दैट अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आपको अपना टारगेट ही नहीं पता होगा कि हमको वहाँ जाना है, तो फिर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक टारगेट बना लीजिए, है ना, क्या भाई उस जगह मैं जाना चाहता हूं, है ना, वो मेरा टारगेट है, वो मेरा गोल है, मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, है ना, ताकि इससे आपका क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं, है ना, कि अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं तो क्यों सीखना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई इसका कोई क्वेश्चन है? सॉरी, क्वेश्चन का कोई आंसर है आपके पास? क्यों आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? बताइए, कुछ भी बताइए प्लीज, क्यों सीखना चाहते हैं? कोई तो रीजन होगा ना जो आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। भाई बोलिए, आप क्यों सीखना चाहते हैं? हाँ, ट्राई कीजिए। हाँ, ट्राई कीजिए। देखिए, हेजिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना। हम नहीं जानते तब तो यहाँ पे आया ना, है ना? हेजिटेशन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलिए, आप क्यों सीखना चाहते हैं? हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं? सर, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे प्राइवेट जॉब हो गया या फिर कहीं पे अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत आवश्यकता है इंग्लिश सीखने की, और अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे हिंदी नहीं सीख पाएंगे सर, इसलिए इंग्लिश हम लोग को सीखना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्राई किए, बहुत अच्छा ट्राई किए, ठीक है। देखिए, अक्सर जो है ना, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछा ना, शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ और मैं जब भी इस क्वेश्चन को पूछता हूँ स्टूडेंट से, खास करके जो भी इंग्लिश पढ़ने के लिए आता है या सीखने के लिए आता है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो उसके पास एग्जैक्ट कोई जवाब ही नहीं होता है। इसका मतलब है क्या कि उसका टारगेट जो है बिल्कुल फिक्स नहीं है ना? देखिए, अगर मैं पूछूं कि आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके तरफ से कुछ आंसर देने की, है ना? आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि आप अभी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, है ना? आपको एग्जाम पास करना है ना? इसके लिए तो आप पढ़ रहे हो अभी फिलहाल। एक चीज़ तो है आपके पास। देखिए, कहा जाता है कि अंग्रेजी सीखने के 1000 फायदा होता है, लॉस एक भी नहीं होता है, ठीक है? और जो भी समय है, समय ही तो है इंग्लिश के लिए ना। अगर आप देखेंगे तो चारों ओर से आपका इंग्लिश क्या कर रहा है, आपको कवर कर रहा है, और इस टाइम पे अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो फिर वो समस्या हो जाएगा। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आज आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं कोई बात है, लेकिन कल के डेट में आपके बच्चे, हमको लगता है कि वो स्टार्ट ही करेगा अंग्रेजी से, क्योंकि चारों ओर से क्या कर रहा है, अंग्रेजी हम लोग को कवर कर रहा है ना? अब बताइए कि चारों ओर से अंग्रेजी कवर कर रहा है, आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? बड़ी समस्या हो जाएगा। चलिए फिर से मैं आपको यहाँ पे कुछ एक टारगेट देने की कोशिश करता हूँ कि आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, ठीक है? देखिए, कोई भी, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो क्यों पढ़ाई करो? पढ़ाई करने का भी तो कोई टारगेट होना चाहिए ना। भाई क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप? इसलिए ना पढ़ाई करो क्योंकि आपको पढ़ लेके क्या करना है, एक नौकरी करना है ना? आपका और भी टारगेट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस सिर्फ पढ़ लेके आपको नौकरी ही करना है, लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट का ये चाहत होता है ना, कि मुझे पढ़ लिख के क्या करना है, तो नौकरी करना है या जॉब करना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, है ना? लेकिन आपको जॉब तो नौकरी या तो फिर सर्विस कुछ ना कुछ तो करना है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ टाइप का नौकरी होता है, ठीक है? जैसे चाहे वो A ग्रेड का होगा या B ग्रेड का होगा या C ग्रेड का या तो फिर वो आपका D ग्रेड का, और भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन मैं D ग्रेड तक ही रखता हूँ, ठीक है? आपको एक चीज़ पता है, A ग्रेड का जो नौकरी होता है ना,
ये ऐसा नौकरी होता है, ठीक है, जो आप नौकरी जो करेंगे ना, ये सारे नौकरी मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आपको मिलता है, ठीक है। बी ग्रेड का भी कुछ नौकरी होता है जो आपको उसके द्वारा मिलता है ना। लेकिन बी ग्रेड का कुछ ऐसा नौकरी है जो ए ग्रेड वाला भी दे देता है बी ग्रेड वाले नौकरी को। सी ग्रेड का तो बस सिर्फ ऑफिशियल मतलब काम को बस सिर्फ उसको मेंटेन करना है, ठीक है। डी ग्रेड तो कुछ समझो भी बेकार ही हो, है ना। डी ग्रेड का नौकरी क्या चीज़ है, बस लेबर क्लास का है, चाय लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बस यही काम है उसका, ठीक है। खैर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नौकरी तो नौकरी होता है ना, कोई भी नौकरी हो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या आपको पता है कि अगर ए ग्रेड या बी ग्रेड का जितना भी नौकरी होता है, क्या आप इंग्लिश के बिना आप चल जाएंगे वहाँ पे? अगर आपको ए ग्रेड या बी ग्रेड की अगर नौकरी करना है ना, तो आपको हर हालत में इंग्लिश तो फेस करना पड़ेगा, है ना। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ, अगर गवर्नमेंट का कोई भी अगर आपको सर्विस करना है तो फिर आपको उसके लिए ए ग्रेड या बी ग्रेड के लिए आपको इंग्लिश तो फेस करना पड़ेगा। सी ग्रेड का भी बहुत ऐसा नौकरी होता है जो कि आपको इंग्लिश को फेस करना पड़ता है ना, क्योंकि उसको आपको जब तक क्योंकि जैसे आप एसएससी ले लो या बैंकिंग ही ले लो, ठीक है ना, और भी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे जॉब होता है कि उसमें अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश के बिना आप जा ही नहीं सकते, है ना। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहेंगे, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरा ये कहना है अगर आपको नौकरी करना ही है भाई, तो थोड़ा ए ग्रेड या बी ग्रेड की करो ना। ए ग्रेड बी ग्रेड की अगर नौकरी करेंगे तो हर चीज, पैसे भी आपको, सैलरी भी बहुत ज्यादा है, रिस्पेक्ट भी उतना ही है ना, और सरकार के द्वारा फैसिलिटीज भी तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, साथ साथ बॉडीगार्ड भी घूमेंगे, है ना। अगर आपको नौकरी करना ही है तो सब बेहतर करो, ट्राई तो हर किसी को करना चाहिए ना। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर ऐसे नौकरी को आपको करना है तो फिर इंग्लिश की बहुत जरूरी है। और भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता हूँ। आप एक चीज सोचिए, आपको पता है एक चीज, सूरत नाम का एक सूरत जानते हैं आप? सूरत एक शहर है, जानते हैं, जो कि गुजरात में है? नहीं जानते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए कि सूरत एक ऐसा शहर है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया का कम से कम 50% पैसे जो है ना सिर्फ सूरत नाम का शहर में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, पूरे इंडिया का जितना भी पैसे है, ठीक है, वो सारे पैसे का 50% पैसे सिर्फ आपका सूरत में रखा गया है। तो आप सोचिए कि आखिर इतना पैसे कैसे वहां पे रखा गया। मैं ये नहीं करूँ कि अंग्रेजी की वजह से वहां पे पैसे इतना रखा गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पे कम से कम, खास करके स्पेशल जो सूरत के जो वहां पे प्रॉपर जो वहां पे जो लोग हैं, कम से कम वहाँ के लगभग 80% लोग जो है वहाँ पे बिजनेसमैन है। और आपको पता है कि उन लोग जो बिजनेस करता है, लगभग लोग इंटरनेशनल बिजनेस करता है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आपका नेशनल से जुड़ा हुआ है ना, इंटरनेशनल। और आपको पता है कि इंटरनेशनल अगर बिजनेस अगर आपको चलाना है तो क्या इंग्लिश के बिना आप कर लेंगे? हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इंटरनेशनल अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उसमें हर तरह का लोग उसमें काम करता है ना। आप एक भाषा से तो काम नहीं चला सकते हैं क्या? लेकिन आपको पता है कि वैसे इंटरनेशनल जो भी वैसे वहाँ के जो भी लोग हैं, जो उन लोग जो बिजनेस चलाता है, आपको पता है उन लोग का लाइफ में इंग्लिश ही लैंग्वेज क्या हो गया है, उन लोग का एक अपना घरेलू लैंग्वेज बन चुका है। आप एक चीज सोच के देखिए। और वैसे कंपनी में अगर आप अगर काम करने के लिए चाहेंगे, या फिर वैसे लोगों से भी अगर जुड़ना चाहेंगे, तो क्या अंग्रेजी के बिना आप जुड़ जाएंगे? देखिए, कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, आप वैसे ही बनेंगे। बड़े बुजुर्ग लोग हम लोग को इस चीज को बताते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप वैसे लोगों से अगर जुड़ना चाहेंगे तो फिर इंग्लिश के बिना तो हो नहीं सकता है, ये बहुत जरूरी है ना, ठीक है। दूसरी और भी एग्जांपल्स में देने की कोशिश करता हूं। एक चीज आपको, एक चीज पता है आपको, हम लोग अगर बिहार के खास करके स्टूडेंट, अच्छा इंटर जैसे हम लोग करेंगे, इंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बहुत किसी का तो लक्ष्य भी नहीं पता कि भाई हम इंटर करके क्या करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज एक तरह का जो है ना, काफी मतलब ये प्रचलन हो चुका है कि खास करके बड़े बड़े शहर के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है इंटर करने के बाद उन लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे खास करके केरल साइड का बच्चा, है ना, इंटर करने के बाद उन लोग सीधे विदेश चल जाता है, फॉरेन चल जाता है भाई, पढ़ाई करने के लिए भी जाता है और साथ साथ काम करने के लिए भी जाता है। आपको पता है वहां पे जो उन लोग जाते हैं, अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेता है ना, वहां पे एक तो पढ़ाई भी करता है और साथ साथ किसी कंपनी या तो फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क करके फिर उन लोग क्या करते हैं, अपना पैसे भी कमाता है। बात समझ में आ रहा है? उस पैसे से उन लोग अपना पढ़ाई भी कर लेता है, साथ साथ घर में भी पैसे भेज देता है, और साथ साथ इंटरटेनमेंट तो छोड़ ही दो भाई, फॉरेन है तो फिर समझ रहे हो ना कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट कितना होता है, कितना मस्त का जिंदगी उन लोग जीता है।
क्या आपको पता है कि अगर वहाँ पे अगर आपको अगर पढ़ाई करना हो या तो फिर आपको अगर वहाँ पे कोई काम करना हो तो क्या इस भाषा के बिना आप कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो इंग्लिश आपको बहुत जगह पे हेल्प करता है ना। अगर मैं बोलना चाहूंगा तो शायद बहुत सारे अब एग्जाम्पल्स आएंगे, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने की वजह से मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे कि आप भाई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कोई एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक गोल आप निर्धारित कर लीजिए कि भाई मैं इसलिए अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, ताकि इससे आपको अंग्रेजी सीखने में हेल्प मिलेगा, है ना। कि भाई क्योंकि अगर आपके पास एक मुद्दा बन जाएगा, है ना, एक लक्ष्य बन जाएगा, तो उसको उस काम को करने में आपको काफी मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है ना। वैसे भी आप अंग्रेजी सीख लेंगे तो हजारों में के यूनिक देखेंगे, आप अलग दिखेंगे, है ना। ट्राई कीजिए आप इंग्लिश सीखने की, है ना। और साथ साथ मैं तो अभी हूं ही आपके साथ ना, इसी तो काम के लिए मैं हूं यहाँ पे, हो ना क्या। चलिए अब मैं नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन बस सिर्फ आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बस सिर्फ मैं आप यहाँ पे इतना चीज पूछना चाहूंगा। अगर मैं पूछूं आपसे, है ना, जैसे अगर आप अभी इंटर में एडमिशन लिए ना आप लोग, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 से लेकर 10 तक यानी 10 क्लास तक आप, ठीक है, जो पढ़ाई किए उनमें से अगर मैं पूछूं आपका कि मैथ कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर मैथ मेरा मोटा मोटी जो भी है लगभग ठीक ठाक है ना। लेकिन वही अगर मैं आपसे इंग्लिश पूछ दूं कि आपका इंग्लिश कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे मतलब मोटा मोटी भी नहीं बोल सकते, मतलब इतना, मतलब हम लोग का इंग्लिश बेकार है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मैथ के तरह जिस उत्साह से आप मैथ के बारे में बोलते हैं कि नहीं मैथ मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह से आप इंग्लिश के बारे में नहीं बोल पाते। फिर क्यों भाई? मेरा ये कहना है कि 10 साल में आप, जो कि मैथ इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप उसको सॉल्व कर लेते हो, उसको आप बहुत लाइक करते हो, लेकिन इंग्लिश अब तक क्यों नहीं सीख पाए? क्या आपको पता है क्यों नहीं सीख पाए इंग्लिश? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं सीख पाए इंग्लिश, तो क्या आप बता पाएंगे क्यों नहीं सीख पाए इंग्लिश? क्या आपके पास इसका कोई है आंसर? है? बोलने की कोशिश करो, कुछ भी जो आपके मन में आता है, भाई इसलिए मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, आप बता पाएंगे? बोलिए क्यों नहीं सीख पाए इंग्लिश अब तक? क्योंकि हम लोग इंग्लिश की भाषा में नहीं लेते हैं सर, हिंदी का उसका सहायता लेके सीखते हैं, इसलिए उससे पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। अच्छा, चलिए। हिंदी की भाषा में सीख रहे, उसका कोई भाषा का आवश्यकता नहीं सर। मैथ भी वैसे सीख रहे, लेकिन इंग्लिश जो सीख रहे हैं, हाँ, तो हम लोग का सीखने का बहुत तरीका जो अलग है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आइए, ठीक है, आइए। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप अब तक क्यों नहीं इंग्लिश सीख पाए, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए एक चीज, आपको पता है, देखिए कोई भी भाषा जो हम लोग सीखते हैं ना, कोई भी भाषा जो सीखते हैं, तो एक्चुअल में कोई भी भाषा का जो है ना मेनली 4 काम होता है, ठीक है। कितना काम होता है? 4 काम होता है। जैसे पहला काम हो जाता है क्या, जैसे हम कोई भी भाषा का एक काम करते हैं रीडिंग करने के लिए, क्या करने के लिए? रीडिंग, ठीक है। दूसरा काम करते हैं इसका हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्या चीज? अंडरस्टैंडिंग, है ना। तीसरा काम करते हैं हम लोग राइटिंग के लिए, मतलब लिखने के लिए। चौथा काम करते हैं हम लोग स्पीकिंग के लिए, मतलब बोलने के लिए यूज करते हैं। 5वां कोई भी काम नहीं है। मतलब किसी भी भाषा का मेन 4 काम होता है, चाहे उस भाषा को हम लोग रीडिंग पढ़ने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर समझने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर लिखने के लिए, या तो फिर बोलने के लिए। 5वां भाई दूसरा कोई भी काम नहीं है। क्या मेरा क्वेश्चन ये चीज है कि अब तक इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाया आप? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे कुछ यहाँ पे आप ही के बारे में बस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आप तक इंग्लिश में पढ़े क्या क्या चीज हो, ठीक है, तो मुझे लगता है पता है कि आप तक इंग्लिश में आपने क्या क्या चीज पढ़ा है। तो मुझे लगता है क्या चीज की थोड़ा बहुत आपने क्या क्या होगा, ट्रांसलेशन किए होंगे, क्या थोड़ा बड़ा क्या किए होंगे आप, थोड़ा बड़ा वर्ड रटे होंगे, थोड़ा बड़ा आप क्या किए हैं, वर्ड्स रटे। क्या कभी मन में आ गया होगा तो क्या किए होंगे आप, रीडिंग किए होंगे। कभी मन में आ गया तो आप क्या किए होंगे, राइटिंग किए होंगे, मतलब देख देख के आप लिखे होंगे हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए। क्या यही तो काम किए है ना, इससे अधिक आप क्या काम किए हैं? चाहे तो आप ट्रांसलेशन किए होंगे, या तो वर्ड रटे होंगे, या तो फिर रीडिंग, या तो फिर राइटिंग किए होंगे। इससे अधिक कुछ किए हैं क्या आप कुछ नहीं किए। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है, ये जो आप ट्रांसलेशन किए हैं
इससे आपको इससे क्या फायदा होता है आपको पता है? अंग्रेजी क्यों नहीं सीखे आप? पता है, जब से आपको ये ट्रांसलेशन करवाना स्टार्ट किया था ना, तो एक्चुअल में आपको अंग्रेजी सिखा नहीं रहा था, आपको अंग्रेजी भुला रहा था। बात समझ में आ रहा है? मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सपोज दैट अगर मैं पूछूं कि अंग्रेज लोग ने अंग्रेजी कैसे सीखा है, तो क्या उन लोगों ने क्या ट्रांसलेशन करके सीखा है? क्या रे, चाइना में लोग अंग्रेजी सीखता है भाई, वहां पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। जापान में लोग अंग्रेजी सीखता है, वहां पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन के पीछे पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग के साथ गलती हो रहा है, और सबसे बड़ा ये गलती करा, इसके वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, है ना। उतना छोड़ो ना भाई, एग्जाम्पल आप आइए अपना देश में देखिए, जैसे आप सीबीएसई पैटर्न का इंग्लिश मतलब सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल में आप पहुंच जाइए, वैसा सीबीएसई पैटर्न जहां पे हिंदी बिल्कुल नहीं चलता है, उन लोग फिर कैसे अंग्रेजी झाड़ता है, कैसे बोल लेता है, कैसे लिख लेता है, कैसे समझ लेता है, फिर उन लोग इंग्लिश का कैसे काम कर लेता है। ये सब सिर्फ हम लोग को भरम डाल दिया गया है कि अंग्रेजी सीखना है तो ट्रांसलेशन नहीं करो। अरे यार सोचो यार कि 10 साल में आप ट्रांसलेशन जो कर रहे हो, ये 10 साल में अब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए ट्रांसलेशन करके, आज भी अगर आप वही काम करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप अंग्रेजी सीख जाओगे? कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि आप जब से ट्रांसलेशन करने के लिए स्टार्ट किए थे, मतलब तब से आपको एक्चुअल में अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहा था, अंग्रेजी भुला रहा था। अरे इतना हम लोग को गंदा आदत लगा दिया गया है ना। अगर हम लोग अगर कोई अगर एप्पल लिखाएगा ना, जब तक हम लोग यहां पे अगर सेब नहीं लिखेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। अरे भाई जानते हो ना कि एप्पल क्या है, तो फिर सेब लिख के क्या करोगे आप तुम? समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए भैया समझो, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करने के लिए बंद करना होगा आज के बाद, है ना। जब तक आप ट्रांसलेशन करने के लिए बंद नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ट्रांसलेशन नहीं करवाएंगे तो आप करवाएंगे क्या? अरे रुको ना यार, अभी तो स्टार्ट हो रहा है यार, अभी तो सारा खेल बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है ना। अभी क्या पढ़ाने वाला हूं, बस क्लास के साथ जुड़े हुए रहो। देखो आपके साथ हो क्या रहा, हर एक दिन में आप नई नई सी चीज महसूस करेंगे जो कि आपको लगे के साथ वाकई में हम अंग्रेजी सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। यहां आने का मतलब है कि आप 110% अंग्रेजी सीखेंगे, नहीं वाला कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरा आपने क्या था यहाँ पे वर्ड्स रटने के काम। अरे भैया वर्ड रट के क्या करोगे? अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने कितना वर्ड रटा है, तो आप क्या बोलेंगे? कितना वर्ड रटे आप? और जितना भी आप वर्ड रटे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सारे वर्ड आपके दिमाग में है? कितना वर्ड आपको है? कहा जाता है कि कम से कम 20 लाख मतलब 20 लाख के करीब करीब वर्ड है। अब उतना सारा वर्ड रट लेंगे। अब कुछ लोग बोलेगा क्या कि नहीं 4000 वर्ड, 5000 वर्ड, 2000 वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बाकी सब वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड रटा नहीं जाता है ना। वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड के लिए कुछ अलग काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। इसके वजह से भी आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए। समझ में आया? वर्ड का यूज सीखना पड़ेगा आपको कि कौन वर्ड कहां कैसे यूज होता है ना। उसका सिर्फ मीनिंग जान लेने से नहीं हो जाता है कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ईट मतलब खाना। ऐसे करने से अंग्रेजी नहीं होता है। हम जान के कि एप्पल मतलब सेब हो गया तो क्या हम अंग्रेजी सीख गए क्या? इसलिए ना तो ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ता है, ना वर्ड रटने की जरूरत पड़ता है। अब हम यहां पे आते हैं रीडिंग पे। आपको पता है अंग्रेजी सीखने के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप रीडिंग ही बहुत कम किए। अंग्रेजी लिखने के लिए आपको राइटिंग करना बहुत जरूरी था, राइटिंग ही बहुत कम किए। मतलब जो काम करना था वही काम नहीं किए, जो काम करने नहीं था वो काम करके बैठे हुए हैं, तो वही कहां से अंग्रेजी सीख पाओगे? बात समझ में आ रहा है? यही कारण आप अब तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए। इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए बंद करना होगा और जो काम करने की जरूरत है वो काम करना पड़ेगा। आपको लगता है ना, बोलते नहीं अंग्रेजी बहुत भारी है। अरे कौन सा भारी है यार? कोई भारी नहीं है। भारी भारी बोल के इतना मतलब भारी बना दिया है ना कि मैं क्या बात। तो ये भारी वाला शब्द ही हटा दीजिए।
ध्यान दीजिए, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, आइए इन सारे चीज पे हम बात करेंगे। आपको यहाँ पे मैं रीडिंग करने के लिए भी सिखाऊंगा, जो अंग्रेजी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, कैसे समझना है वो भी सिखाऊंगा। और साथ साथ अंग्रेजी लिखना है आपको, देख देख के नहीं, हैंडराइटिंग बनाने के लिए नहीं। आप जो हिंदी में जिस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं उस तरह से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आइए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाई 10 मिनट के लिए मैंने आपसे टाइम लिया था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अभी कुछ और भी टाइम ले चुका हूँ, ठीक है। पर ये सारे बात करना बहुत जरूरी था, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, हम लोग के पास बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि भाई क्यों अंग्रेजी सीखते हैं, है ना। अब तक अंग्रेजी सीख नहीं पाए, क्यों नहीं सीख पाए, ये भी जानना भी बहुत जरूरी था, है ना। तो आइए हम लोग सही तरीका से हम लोग बात करेंगे, अब सही तरीका से सीखेंगे हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट ये बात करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। डाउट नहीं है कि हम लोग यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए, हम लोग को पता है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए, तो हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए आए, है ना। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग इंग्लिश से ही, है ना। आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, आप लोग मुझे बताएंगे कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। अगर मैं पूछूं आपसे कि इंग्लिश क्या है तो आप क्या बोलेंगे? भाषा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी सारे लोगों को पूछेंगे, बोले भाई इंग्लिश क्या है, तो सबसे पहले यही चीज नजर आएगा कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक भाषा है। क्या? एक भाषा है, मतलब लैंग्वेज है। क्या रे, ये ना बोलेंगे? आइए मैं बात करता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है या नहीं, या भाषा है या नहीं। आइए मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखता हूँ। मैं यहाँ पे एक शब्द लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा रे? भारत लिखा, ठीक है। और भारत से एक मैंने यहाँ पे शब्द बना दिया, यहाँ पे क्या चीज? भारतीय। क्या बना दिया? भारतीय। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड से मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश। क्या लिखा? इंग्लिश लिखा, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि भारत से क्या बना? भारतीय। उसी तरह इंग्लैंड से क्या बना? इंग्लिश। अच्छा, भारत क्या है? एक देश का नाम है ना, उसी तरह इंग्लैंड क्या? इंग्लैंड भी एक देश का नाम है। कोई दिक्कत? आइए मुझे समझना ये चीज है कि इंग्लिश से भाषा है या नहीं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपसे भी कर रहे हो, है ना। देखिए यहाँ पे तो भारत से क्या बना? भारतीय। इंग्लैंड से क्या बना? इंग्लिश। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि भारतीय क्या है तो आप क्या बोलेंगे? भारतीय क्या है? बैठ जाओ। भारतीय क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे कि भारतीय क्या है तो भारतीय क्या है, तो आप ये ना बोलेंगे कि भाई भारत से संबंधित जो भी है वो क्या है? वो क्या है? भारतीय है ना। भारत से संबंधित जो भी है वो क्या है भाई? भारतीय है ना। तो क्या भारतीय भाषा बन गया? बोलो। भारत से संबंधित जो भी है वो क्या हो गया? भारतीय हो गया ना। तो क्या भारतीय भाषा बन गया? नहीं बना ना। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश भी क्या चीज हुई ना कि इंग्लैंड से संबंधित जो भी है वो क्या है? इंग्लिश है ना। तो क्या इंग्लिश भाषा बन गया? अरे भैया, जैसे भारतीय का मतलब भाषा नहीं होता तो उसी तरह इंग्लिश का मतलब कैसे भाषा बन गया? भारतीय का मतलब क्या? भारत से संबंधित जो भी हो क्या? भारतीय है। उसी तरह इंग्लिश क्या है? इंग्लिश ये ना कि इंग्लैंड से संबंधित जो भी हो तो वो क्या? इंग्लिश है। तो फिर इंग्लिश का मतलब कैसे भाषा बन गया? समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को? भाई चोर चोर सा मुंह से रहा भाई, ये उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, बस बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंग्लिश क्या है, तो एक भाषा है। सोचो, समझो, बात करो, समझ आया? इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश क्या है तो याद रखिएगा इंग्लिश का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड से संबंधित जो भी है वो क्या है? आपका भाषा है, मतलब लैंग्वेज है। इतना याद रख पाओगे आप लोग? तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड का हर चीज सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे ना। हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड की एक लैंग्वेज, एक भाषा सीखने वाले हैं, है ना। बड़ी खुशी की भी बात है। क्या ऑलरेडी हम लोग के पास 2-3 लैंग्वेज तो है ही अपना, लेकिन फिर भी हम लोग को आज ऐसा जरूरी पड़ गया कि आज हम लोग को मतलब क्या रे, अंग्रेजों की भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ गया है ना। मतलब इंग्लैंड वाले लोगों की फिर भाषा सीखने की जरूरत पड़ गया, जो हम लोग सीखने वाले कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजों की भाषा सीखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ूँ तब अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलता है क्या चीज की इंग्लिश क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है? क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज। चलिए आइए उसके लिए भी मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर दिखेगा प्रैक्टिकली अगर दिखेगा ना तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है पता है? देखिए कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, अब तक जितने भी सारे देश को गुलाम बनाया है सिर्फ उसी देश में ही इंग्लिश चलता है।
ठीक है। इसलिए काउंटिंग के अनुसार इसे बोला जाता है कि अब तक ब्रिटिश सरकार जो है अब तक 14 कंट्री को गुलाम बनाया। कितना? 14 कंट्री को ही अब तक क्या बनाया? वो गुलाम बनाया। इसका मतलब क्या? इंग्लिश जो चलता है क्या 14 कंट्रीज में ही चलता है ना। और कहा जाता है कि दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में कम से कम 200 के करीब क्या है? कंट्रीज है। 200 के करीब कंट्रीज है ना। तो एक चीज सोचिए कि 200 में से मात्र 14 कंट्रीज में ही सिर्फ इंग्लिश से बोला जाता है। हाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है? क्या है क्या? अरे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन लोग आज इसको मानता है ना, मानता है। तो अब मैं ये नहीं करूँ कि आप मत मानो, मानो भाई, चलो ठीक है, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज मान चुका है तो अब मानो। लेकिन पता है आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों लोग मान रहे हैं? क्योंकि ये जो 14 कंट्रीज है ना, काफी प्रोग्रेसिव है, काफी विकसित है। ठीक है, कोई भी लोग किसी भी काम से जाता है लगभग इन 40 कंट्रीज के अंतर्गत ही जाता है, और वहां पे जाता है तो वहां पे इंग्लिश ही बोला जाता है ना। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे तो इंग्लिश चलता है, इसका मतलब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब लोग मानता है तो अब ये मान सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या? तो चलिए, मैं आपसे काफी टाइम ले चुका हूं। चलिए अब मैं यहां से आराम करता हूं, इंग्लिश की दुनिया की ओर चलता हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अच्छा, अगर सपोज दैट अगर आप कोई मैकेनिक सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो सिखाने वाले होंगे, ठीक है, जो आपको ट्रेन करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या सिखाएगा? सबसे पहले उस मशीन का औजार के बारे में तो आपको बताएगा, क्या रे, उस पार्ट्स के बारे में तो बताएगा ना, है ना, कि ये पार्ट्स क्या है, वो पार्ट्स क्या है, उसका क्या काम है, ऐसा क्या काम है, यही तो आपको बताएंगे। क्या? तो अगर हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना चाहिए? उसका पार्ट्स ही तो सीखना चाहिए ना। क्या? आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अंग्रेजी अगर हम भाषा की अगर बात करेंगे ना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, तो याद देखिएगा इंग्लिश का जो होता है ना, इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट्स। कौन कौन होता है? एक होता है लेटर। क्या होता है? लेटर। दूसरा होता है वर्ड। तीसरा होता है फ्रेज। क्या होता है? फ्रेज। चौथा क्या होता है आपका? क्लाउज। क्या होता है? क्लाउज। मतलब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का मेनली कितना पार्ट्स होता है? उसका 4 पार्ट्स होता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ढूंढेंगे ना, मतलब अंग्रेजी भाषा को अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें से आपको कितना? 4 ही पार्ट्स दिखाई देगा। मतलब इंग्लिश में अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आपको चाहे लेटर मिलेगा या वर्ड मिलेगा या फ्रेज मिलेगा या तो फिर क्लॉज मिलेगा, 5वां दूसरा कोई चीज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इंग्लिश का मेन 4 ही पार्ट्स होता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज या क्लॉज। ये 4 चीज ही आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज सीखना चाहिए? इन चारों चीज के बारे में सीखना चाहिए ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लेटर। लेटर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लेटर क्या चीज है? साउंड ऑफ सिंबल। क्या होता है? साउंड ऑफ सिंबल। साउंड ऑफ सिंबल मतलब क्या? किसी आवाज के चिन्ह को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। किसी आवाज के चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर बोलते हैं। आवाज मतलब क्या? जैसे मैं एक आवाज निकालता हूं, मतलब एक साउंड निकालता हूं। जैसे अगर मैं बोलूंगा ए, क्या मैं बोलूंगा? ए, तो ए साउंड का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो ये क्या है? लेटर है ना। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी आवाज के चिन्ह को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ये क्या? एक साउंड का ही तो सिंबल है ना, तो इसलिए क्या होगा? एक लेटर है। समझ में आ गया होगा? तो लेटर किसको बोलेंगे? किसी आवाज के चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? लेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अगर सीख गए तो हम लोग आगे बात करते हैं कि हर एक भाषा में अलग अलग लेटर होता है, लेकिन मैं पढ़ क्या रहा हूं यहाँ पे? इंग्लिश ना, इसलिए याद रखिएगा इंग्लिश में जो होता है ना, टोटल कितना? 26 लेटर्स होता है ना। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे पूछ लूं मैं आप लोगों से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, 26 लेटर आपको लिखने के लिए भी आता है, बोलने के लिए भी आता है ना। जब आप लिखने के लिए भी आ जाता है, हमको बोलने के लिए भी आ जाता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या? अच्छा, एक चीज और भी मैं समझा दूं, ये जो आप देख रहे हैं ना 26 लेटर, ये 26 लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, है ना। ये 26 लेटर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग तो एक चीज सबसे पहले यहाँ पे देख लिए, है ना, कि इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स होता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड क्लाउज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेटर किसको बोलते हैं?
किसको बोलते हैं? तो साउंड ऑफ सिंबल, है ना। आवाज के चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर बोलते हैं। और इंग्लिश अंग्रेजी जो भाषा है उसमें टोटल कितना लेटर्स होता है? 26 लेटर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अगर जब हम इतना सीख गए तो इससे आगे तो अब सीखना पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, इससे अगर आगे अगर हम सीखेंगे तो आप क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले पता करना होगा ये 26 लेटर का क्या काम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 26 लेटर का बस 2 ही काम है। चाहे हम लोग इसका एक काम करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, क्या रे, लिखने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर दूसरा हम काम क्या करते हैं? बोलने के लिए यूज करते हैं, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा यार, ये 26 लेटर को अगर आप राइटिंग मतलब लिखावट के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे ना, तो ये कितना तरीका का हो जाएगा? 2 तरीका का हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन तरीका हो जाएगा? एक हो जाएगा आपको ऑलरेडी पता ही है, एक हो जाएगा स्मॉल और एक हो जाएगा कैपिटल। दुनिया का एकमात्र सिर्फ इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जिसको लिखने का 2 तरीका हो जाता है कि स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। स्मॉल मतलब छोटी, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा, और कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा ये भाई? बड़ी हो जाएगा, जो कि आपको ये भी आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, 26 लेटर का कितना काम है? 2 काम है ना। चाहे हम लोग एक राइटिंग के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए यूज करते हैं, है ना। इसलिए राइटिंग को अगर हम देखेंगे तो राइटिंग के मतलब लिखावट के दृष्टिकोण से 2 हो जाता है, स्मॉल, दूसरा कैपिटल, और जो कि स्मॉल भी आता है कैपिटल भी आता है। तो नेक्स्ट इसका क्या काम है? स्पीकिंग मतलब बोलने के भी दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं 26 लेटर को। अच्छा, बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? बोलने के लिए, तो बोलने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है साउंड, मतलब आवाज की जरूरत पड़ता है ना। इसलिए अगर साउंड अगर आवाज के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो आवाज के दृष्टिकोण से भी कितना तरीका का हो जाता है? 2 तरीका का हो जाता है ना। कौन कौन हो जाता है? एक हो जाता है वोवेल और एक हो जाता है कॉन्सोनेंट, जो कि आपको पता है। क्या सवाल ये उठता है कि वोवेल क्या और कॉन्सोनेंट क्या है? क्या है होता है कॉन्सोनेंट? वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है? तो इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत उल्टा पुल्टा बताया गया है। बोला गया है क्या चीज की वोवेल क्या है? तो बोला कि वोवेल एक वोवेल क्या एक अक्षर का नाम है, मतलब लेटर का नाम है। भाई ध्यान दीजिएगा, वोवेल एक लेटर का नाम नहीं है, वोवेल एक साउंड का नाम है, आवाज का नाम है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे साउंड को हम लोग वोवेल साउंड बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी साउंड में जो सिंगल साउंड होगा उसको हम लोग वोवेल साउंड बोलेंगे, है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा ए, क्या मैंने बोला ए, तो ए आवाज में दूसरा और भी कोई आवाज मिला हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं ना, इसमें क्या नजर आ रहा है? सिंगल साउंड नजर आ रहा है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी आपको सिंगल साउंड नजर आएगा वो आपको क्या कहलाएगा? वो कैसा साउंड कहलाएगा? वोवेल साउंड। क्या कहलाएगा? वोवेल साउंड। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर 26 लेटर को अगर आप चेक कीजिएगा ना, तो 26 लेटर में टोटल 5 ऐसा लेटर है जो वोवेल साउंड निकालता है, मतलब सिंगल साउंड निकालता है। जैसे वो हो जाएगा आपका ए, आई, ओ एंड यू। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आई को हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं बोलने में। कभी कभी कोई बोलता आई, तो आई बोलेंगे तो 2 साउंड नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग आई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। तो आई में क्या होता है? साउंड थोड़ा सा घूमता है, लेकिन मिलता किसी से नहीं है ना, सिंगल साउंड है। उसी तरह यू घूमता है, लेकिन भाई किसी से मिलता नहीं है, उसमें भी सिंगल ही साउंड है। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान दीजिएगा, 26 लेटर में टोटल 5 ही ऐसा लेटर है जो क्या निकालता है? सिंगल साउंड निकालता है। इसलिए ऐसे सिंगल साउंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल लेटर बोलते हैं। जो वोवेल साउंड निकालेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोवेल ही तो लेटर बोलेंगे ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वोवेल लेटर का नाम नहीं है, साउंड का नाम है। इतना समझ में आ गया? अब आप आते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे? कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी मिक्सचर वाले साउंड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये 26 लेटर में अगर आप 5 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा ना। ये 21 आपका क्या होगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे बी, तो बी प्लस ई मिलके तब बना हुआ है क्या चीज? बी। इसलिए बोलते हैं बी, सी, डी, ए, एफ। बात समझ में आ रहा है? डबल डबल साउंड नजर आता है इसमें, ठीक है। इसलिए जितने भी मिक्सचर वाले साउंड होंगे उसको किस में रखेंगे हम लोग? कॉन्सोनेंट में रखेंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ पे टोटल कितना होता है? 26 लेटर। क्या रे? तो उनमें से 5 क्या हो जाएगा आपका? वोवेल लेटर, क्योंकि वोवेल साउंड निकलता है, सिंगल साउंड निकलता है, इसलिए। बाकी 21 क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो आपका मिक्सचर साउंड निकालता है। मिक्सचर साउंड मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड है ना। और जो कॉन्सोनेंट साउंड निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट लेटर बोलेंगे। मतलब 21 आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, है ना। एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, यहाँ पे, है ना। ध्यान एक चीज दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी भाषा में होता तो है 26 लेटर, है ना, लेकिन टोटल साउंड जो होता है ना आपका, होता है टोटल साउंड होता है 44 होता है ना।
कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये 44 साउंड के अंतर्गत ही बोलते हैं, और कुछ लिखते भी हैं तो 44 साउंड के अंतर्गत ही लिखते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये 44 साउंड के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से पता चल गया तो आप कभी भी बोलने में जो आप मिस्टेक करते हैं कोई भी वर्ड को, वो आप नहीं मिस्टेक करेंगे, और लिखने में भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, है ना। जिसमें से आपका 44 साउंड में आपका 20 आपका वोवेल साउंड हो जाता है, और बाकी 24 आपका क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, लेटर में आपको आगे हम 44 साउंड के बारे में आपको समझाएंगे और सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो लेटर में आपका 44 साउंड के बारे में रहा, क्लियर हो गया। अब तक मैंने लेटर के बारे में क्या क्या चीजें बताया, बस सिर्फ इतना ही पता है कि लेटर क्या है। तो साउंड ऑफ सिंबल है, अंग्रेजी में टोटल कितना होता है, 26 लेटर होता है, जिसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, है ना। इतना अगर सीख गए लिखने के लिए बोलने के लिए, तो आगे हमको जानना पड़ेगा कि 26 लेटर का क्या काम है। तो भैया इसका दो ही काम है, चाहे हम लोग इसे लिखने के लिए यूज करते हैं तो फिर हम लोग बोलने के लिए यूज करते हैं। इसे अगर लिखावट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन होगा, एक हो जाएगा स्मॉल और एक हो जाएगा कैपिटल। लिखावट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 ही होता है ना, चाहे छोटी या तो फिर बड़ी, है ना, जो कि हमको लिखने के लिए आता है। दूसरा, अगर आप बोलने के लिए मतलब स्पीकिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अच्छा बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है, साउंड ना। इसलिए अगर साउंड के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे 26 लेटर को तो भी 2 ही हो जाता है, एक चाहे हो जाएगा क्या, वोवेल या तो फिर कॉन्सोनेंट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वोवेल जो है ना एक साउंड का नाम है ना, लेटर का नाम नहीं है। उसी तरह कॉन्सोनेंट क्या है, एक साउंड का नाम है, लेटर का नाम नहीं है। वोवेल सिंगल साउंड वाले को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मिक्सचर वाले साउंड को बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैंने अभी भी सिखा दिया कि 26 लेटर में टोटल 5 ही ऐसा लेटर है जो क्या निकालता है, वो वोवेल साउंड निकालता है। कौन कौन है वो आपका, ए ई आई ओ एन ई ओ। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा कॉन्सोनेंट, 26 में अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 21 ही तो बचेगा। इसलिए 21 आपका क्या चीज है, कॉन्सोनेंट लेटर है। क्यों कॉन्सोनेंट लेटर है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है, इसलिए वो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग 44 साउंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। इतना अगर आप सीख गए लेटर के बारे में, तो चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा वर्ड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो वर्ड किसको कहते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्ड क्या है तो आप क्या बोलेंगे। आइए मैं बात करता हूं। देखिए मार्केट में एक वर्ड का डेफिनेशन बहुत अच्छा खासा चला हुआ है ना। मार्केट में क्या डेफिनेशन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, कि ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ड कहते हैं, है ना। तो आइए वैसे गधों के लिए भी मैं कुछ यहाँ पे बात कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो क्या चीज कि अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं, तो आइए आई क्या हुआ आएगा, मतलब आई क्या, आई भी तो एक वर्ड है, आई भी तो एक वर्ड है, लेटर भी एक वर्ड भी है। तो क्या ये क्या अक्षरों का मेल है क्या, अक्षरों का मेल है क्या, नहीं ना। तो फिर क्या इसका मतलब, तब अक्षरों का मेल है तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर कैट लिख दिया तो चलो भाई कैट क्या चीज है कि अक्षरों का मेल है, इसका मतलब ये वर्ड है ना। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये वर्ड नहीं होगा, आपके अनुसार ये भी तो वर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हो ना कि अक्षरों के मेल को क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये भी तो एक ग्रुप ऑफ लेटर है ना, लेटर का एक समूह है ना, ग्रुप है ना, तो ये भी तो एक वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है। तो फिर क्यों, तो काहे का ऐसा डेफिनेशन पर आते हो और काहे ऐसा डेफिनेशन पढ़ते हो, जहां पे भी ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा कि अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं, सीधे किताब पकड़ो और सीधे फाड़ दो, है ना। और फाड़ के वैसे राटर के मुंह में जाके मारो, हो सके तो जाके जला दो, जो पढ़ा रहा मारो खींच के उसको भी, फालतू वाला काम कर रहा है। आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि वर्ड कहते हैं किसको है। एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए वो भाई बचपन का डेफिनेशन था, बचपन में उतना हम लोग को समझ नहीं था, इसलिए हमारे भूतपूर्व टीचर लोग ने हम लोग को ये चीज शिक्षा देते थे, है ना, क्योंकि हम लोग उस समय प्रैक्टिकल नहीं समझ सकते थे ना, इसलिए हम लोग को वो टेक्निक बस बताते थे कि भाई देखना कि जहां पे भी अक्षरों का मेल रहेगा ना तो उसको वर्ड समझ लेना। और आज भी हम लोग उसको लेके बैठे हुए, कोई इतना अच्छा से लिखाता है ना, अरे लिखो रे, है ना, वर्ड क्या है, रेड कलर में लिखो और उसका आंसर ब्लैक कलर में लिखो, तो किसको बोलते हैं वर्ड, तो अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं। अरे गधा लोग क्या करोगे उसको सीख के, कॉपी में लिख के क्या करोगे, जिंदगी भर तो वही तो करते हुए आ रहे हो। अभी अंग्रेजी आपको प्रैक्टिकल सीखने की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे तो फिर आपको फंक्शनल अंग्रेजी सीखने की जरूरत
प्रैक्टिकल कैसे एनालिसिस सीखा जाता है तो पता ही नहीं है, और फंक्शनल का तो बात ही छोड़ दीजिए। ताहे तियर चुका चुके में पड़े हुए हो। ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए अंग्रेजी भाषा में टोटल 8 तरह का वर्ड होता है। कितना तरह का वर्ड होता है? 8 तरह का वर्ड होता है। वो कौन कौन होता है? चाहे वो आपका नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाउन, या तो फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, या तो फिर क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, या तो फिर आपका क्या हो जाएगा वर्ब, या तो फिर हो जाएगा आपका एडवर्ब, है ना। आगे हो जाएगा प्रीपोजिशन, आगे हो जाएगा आपका कंजंक्शन, क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। फिर वन लास्ट क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन, है ना। टोटल आपका कितना होता है अंग्रेजी में वर्ड? 8 तरह का वर्ड होता है। मुझको समझना क्या चीज है भाई? वर्ड कहते किसको है, यही ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको ये ध्यान देना यहाँ पे कि वर्ड का डेफिनेशन क्या होता नहीं होता उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो भी आप वहां पे लिखेंगे वर्ड, ध्यान दीजिएगा इन 8 में से कोई अगर है तो वो क्या वर्ड है, इन 8 में से नहीं तो कोई वर्ड नहीं है। मतलब आइए किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का, इसलिए क्या एक वर्ड है। गेट किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए वर्ड है। लेकिन ये जो है ना किसी का काम नहीं कर रहा, इनमें से वो वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या करना होगा? इसका मतलब हमको अगर वर्ड सीखना है तो मतलब क्या करना होगा? एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये नाउन प्रोनाउन का भी डेफिनेशन बड़ा मतलब अल्टर पल्टर करके रखा हुआ है ना। तो नाउन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, तो आइए उसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन, ये क्या है? तो आपको पता है ये भी क्या है? कि नाउन है। तो क्या ये आपको कोई व्यक्ति का नाम नजर आ रहा है? कोई वस्तु का नाम नजर आ रहा है? कोई प्लेस का नाम नजर आ रहा है? इसका मतलब जब ये वो कोई वस्तु भी नहीं है, कोई प्लेस का भी नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का भी नाम नहीं, इसका मतलब क्या ये नाउन नहीं है? लेकिन है तो ये भी नाउन। तो काहे वैसा अधूरा नाउन पढ़ा रहे हो? अब अच्छी ध्यान दीजिए, अंग्रेजी आप चेक कीजिएगा ना, तो कितना बार आपको किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम नजर आता है? दुनिया भर का इस तरह का नाउन पढ़ा हुआ है। आप अगर इस तरह का अगर पढ़ा रहे हो या फिर जो पढ़ रहे हो कि किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते, इतना अगर रटा के और रट रहे हो तुम आज भी वो डेफिनेशन, तो इस नाउन का क्या हल करोगे? इस नाउन को कैसे समझोगे कि भाई ये नाउन कैसे समझा जाता है, ये कौन सा नाउन है, नहीं है, कैसे आया नहीं आया? इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको वर्ड जानना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? 1 बाय 1 करके पढ़ना पड़ेगा कि ये नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है, कैसे किसको पढ़ना पड़ता है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड का वो डेफिनेशन लेके मत चलिए, है ना, कि अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं। जरूरी नहीं है, मेल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रुप रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इन 8 में से कोई अगर एक है तो वो नाउन है, अन्यथा वो नहीं है। अब कैसे समझना है कि नाउन है कौन प्रोनाउन है? तो भाई रुकना पड़ेगा ना उसके लिए। तो मेरे ख्याल से वर्ड भी आप समझ चुके हो। ध्यान दीजिएगा, वर्ड का भी 2 ही काम है, चाहे हम लोग एक वर्ड का चाहे काम लिखने के लिए यूज करते हैं या तो फिर बोलने के लिए यूज करते हैं। अब ये तो करते रहना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो वर्ड भी क्लियर हो गया। आगे आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेज पे। तो फ्रेज किसको कहते हैं आइए समझिए। यहाँ पे फ्रेज के लिए आपको पहले भूगोल तरीका से समझाते हैं, जो सारे लोग बोलते हैं फिर उसको हम सही कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रेज का डेफिनेशन ये बोल रहा है क्या चीज, कि जिस प्रकार आपको वर्ड का डेफिनेशन बोला था कि अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे फ्रेज का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि वर्ड के समूह को क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं, है ना। मतलब शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, ये बात सही है कि शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शब्दों के मेल रहने से सिर्फ फ्रेज नहीं हो जाता। अगर जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जैसे गुड लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे बॉय लिख देंगे, तो भाई ये भी तो क्या है? ये भी तो एक शब्दों का मेल है। तो इसका मतलब ये क्या, ये फ्रेज हो गया? तो ये फ्रेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फ्रेज? क्योंकि इसका फंक्शन सही नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, फ्रेज जो होगा ना, ये बात सही है कि फ्रेज क्या होगा? शब्दों का समूह होगा। लेकिन याद रखिए कि शब्दों का समूह होने से नहीं होता, उसका फंक्शन से होना चाहिए। तो सवाल ये उठता था कि फंक्शन होता क्या चीज है? तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का मतलब ये होता है कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए।
इसलिए आपको फंक्शन ये बता रहा है कि पहले आप ए लिखिए, उसके बाद एडजेक्टिव लिखिए आप, उसके बाद आप यहाँ पे नाउन लिखिए। इस पर आधारित अगर बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो फ्रेज है ना। देखो इस पर आधारित बैठा हुआ नहीं, इसलिए वो गलत है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख देते ए, उसके बाद लिख देते हम यहाँ पे क्या चीज, गुड लिख देते, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बॉय, तो फिर ये क्या हो जाता है, एक फ्रेज हो जाता है, क्योंकि इस पर आधारित है ना, ये भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है ना, इस पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, एक फ्रेज बन गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए एडजेक्टिव नाउन वाला है, मतलब यही एक फंक्शन नहीं है, इस तरह का बहुत सारा है जो कि आपको आगे सिखाएंगे हम, ठीक है। तो आप फ्रेज भी समझ चुके होंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड होने से फ्रेज नहीं हो जाता है, उसका फंक्शन से होना पड़ेगा तब। फंक्शन मतलब किस वर्ड के बाद कौन वर्ड आता है, इस पर आधारित बैठा हुआ है तो इसका मतलब फ्रेज है, अन्यथा वो फ्रेज नहीं है। अब आप नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्लाउज पे। तो क्लाउज क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लाउज थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने के लिए, आगे मैं समझाऊंगा ही आपको कि क्लाउज क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, क्लाउज का काम है बस सिर्फ दो सेंटेंस को जोड़ना। क्या काम है इसका, दो सेंटेंस को इसका काम है बस सिर्फ जोड़ना। आप कैसे कैसे जोड़ते हैं आगे जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे ना, तब उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे लेटर भी समझ गए, वर्ड भी समझ गए, फ्रेज भी समझ गए और क्लाउज भी समझ गए, ठीक है। अब जब इतना अगर समझ गए तो 2 मिनट आपसे और भी टाइम लेने के लिए चाहूंगा, उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही छोड़ दूंगा, है ना। तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया कि इंग्लिश का मेन 4 पार्ट्स होता है। कौन कौन होता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड क्लाउज, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चारों का यूज हम लोग सिंगल सिंगल कभी भी नहीं करते हैं। मतलब क्या ABCD बोलेंगे तो क्या मतलब अंग्रेजी झाड़ रहे हैं क्या, बॉल कैट डॉग करेंगे तो इसका मतलब अंग्रेजी झाड़ रहे हैं क्या, नहीं ना। मतलब ये हुआ कि इसका यूज अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो सिंगल सिंगल इसका यूज नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चारों का यूज जो हम लोग यूज करते हैं ना, इन चारों का यूज हम लोग जब भी करते हैं तो भैया किसी एक सेंटेंस में रख के करते हैं। किस में रख के करते हैं, सेंटेंस में रख के करते हैं। मतलब सिंगल सिंगल इसका यूज नहीं होगा, जब भी इसको यूज करेंगे तो कोई सेंटेंस में रख के यूज करना होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज है कि सेंटेंस तब होता क्या चीज है, तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो होता है ना, किसी भी भाषा का एक कंप्लीट मीनिंग होता है। मतलब कोई भी भाषा की जो आरंभ होता है ना भाई, एक सेंटेंस से आरंभ होता है। मतलब करने का मतलब ये, खाली अगर आई बोल देंगे तो क्या कोई भाषा बनेगा क्या, कोई भाषा नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे एक बोल देंगे आई गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, एक मतलब बन जाए, क्योंकि एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस का मतलब ही होता है क्या चीज की, किसी भाषा की कंप्लीट मीनिंग। तो ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट भाषा यहाँ पे बोल रहा है। इसलिए सेंटेंस क्या है, किसी भाषा का एक कंप्लीट मीनिंग होता है ना। इसलिए इन चारों का यूज हम लोग किसी सेंटेंस में रख के करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं वो चीज आप लोगों को सीखना पड़ेगा ना, क्या। तो इसलिए सबसे पहले आपको अब यहाँ पे क्या सीखना होगा, तब आपको सबसे पहले आपको सेंटेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सवाल ये उठता है कि तब सर सेंटेंस हम लोग सीखेंगे कैसे। आप तो बोले कि सर ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, तो जब ट्रांसलेशन नहीं करना है तो फिर हम कैसे सेंटेंस सीखेंगे। तो भैया आओ, घबराओ मत, अगर बोले तो कुछ कारणवश ही तो हम बोले हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, कोई ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में टोटल 12 तरीका का सेंटेंस होता है। कितना तरीका सेंटेंस होता है, 12 तरीका सेंटेंस होता है। अंग्रेजी भाषा में टोटल 12 तरीका सेंटेंस होता है। इसलिए याद रखिएगा, ये 12 तरीका सेंटेंस अगर आप सीख जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आप 12 का 12 सेंटेंस हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, आप 1 by 1 पढ़ेंगे, आप हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग।